Welcome back, students. Today we will discuss the behavior of materials in external magnetic field. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमारा मटेरियल किस चीज़ का बना होता है और वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्लास ये अपने टॉपिक का नाम है। तो क्लास पहले ये देखते हैं, ये समझते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका न्यू कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है। तो देखिए 1820 में ओयरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके नीचे अगर एक मैग्नेटिक नीडल आप रखेंगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। तो हमें क्या पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कोज है दैट इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ओके, तो अब इस करंट को आपको कनेक्ट करना है एटम्स के साथ, क्योंकि हमें किसका बिहेवियर चेक करना है, आपको बिहेवियर चेक करना है मटेरियल्स का। और आपके जो मटेरियल्स हैं वो बने हुए हैं एटम्स के, ठीक है। और एटम्स जो हैं, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। तो एटम कैसे बनता है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो मान लो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का है ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो शेडेड रीजन है ये मान लो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका एस ऑर्बिट है। अगर मान लो हायर ऑर्बिट्स होंगे तो वो इलिप्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर मैं और हायर ऑर्डर का लोगे तो वो और ज़्यादा इलिप्टिकल होगा, समझ पा रहे हो। तो इस टाइप से इसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर एटम है, जो एटम की कंपोजिशन है जो उसको हम टू पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियस और एक है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा चार्ज पार्टिकल है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये एक करंट लूप बनाएगा। तो उस करंट लूप को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब वो जो लूप है वो सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, उस चीज़ को एक बार साइड में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर सकता है अपने सराउंड में, ठीक है। और जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, और ये एक हाइपोथेटिकल सर्कुलर पाथ में अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लिया। तो अब ये कितना करंट कंस्टिट्यूट करेगा और इसका मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ये शो करना है कि ये जो एटम है ना, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है। एटम इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम मेजर करेंगे, सपोज m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इसको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड मैथमेटिकली दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द एरिया ऑफ द लूप। अब इसको लूप को आपने माना है सर्कुलर, तो मान लेता हूँ मैं इसकी जो रेडियस है वो हो गई ए। तो इस हिसाब से इसका जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी पाई आर स्क्वेयर। तो अगर करंट मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए ये चार्ज ई कितने टाइम में एक चक्कर लगा पा रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर
मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो r है, तो v वेलोसिटी से जितने टाइम में ये एक चक्कर लगाएगा, पूरा सरकमफेरेंस को कवर करेगा, वो होगा इसका टाइम पीरियड। और उतने टाइम पीरियड में कितना चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, उतना ही चार्ज पास हो रहा है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जो कि -e है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे पहले। तो अब देखिए, तो चार्ज तो हो गया अपना e, और टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं सेपरेटली। दिस विल बी circumference that is 2 pi r divided by velocity of the charged particle that is electron in this case। तो ये आ गया अपना 2 pi इंटू आर इंटू वेलोसिटी, ये चीज़ आ गई। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट भी आपने फाइंड आउट कर लिया, एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 EV/r। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे r का स्क्वायर है और यहाँ पे r नीचे आएगा, v ऊपर चला जाएगा। पुट करके देख लें इसको, ये रहा। ठीक है, सिंपली इसको पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है अपना मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब देखिए समझने की बात क्या है। तो अभी हमने जो एटम डिस्कस किया है, एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया है और उसकी वजह से एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आपने फाइंड आउट किया। तो अब ये ज़रूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। आपका जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका अपना स्पिन भी होता है। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक मोशन को डिस्कस किया है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस के अबाउट खुद भी रोटेट करता है। तो ये जैसे अपनी अर्थ है, उसकी सोलर सिस्टम में 2 टाइप की मोशन है। एक तो आपकी रोटेशन है, ठीक है, और एक आपकी रिवॉल्यूशन है। तो रिवॉल्यूशन वो मोशन है जिसमें जो अर्थ है वो अपने सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है 365 दिन में। ठीक है, और रोटेशन वो है जो अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमता है, जो कि 24 घंटे में पूरा कर लेता है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन सपोज प्लेनेट है और आपका न्यूक्लियस है वो स्टार है। ठीक है, तो ये प्लेनेट अपने स्टार के अराउंड, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। तो वो टाइप की मोशन भी है। ठीक है, बट उसको अभी, ये एक बेसिक लेक्चर है तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो हमें ये याद रखना है, अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो अब अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन, तो यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पेयर्ड होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, तो यहाँ पे एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली समझने की बात क्या है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट इट मे बी ज़ीरो, इट मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इट मे बी स्मॉल, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इट मे बी लार्ज। ओके, तो जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस एटम को, जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग सकता है, इसके ऊपर टॉर्क लग सकता है। वो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये एटम है, जो इस एटम को हमने रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो एटम है हमारा मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, तो जब इस मैग्नेटिक डायपोल को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, देखिए इस चीज़ को समझते हैं। अब ये देखिए,
ये मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच का जो गैप है वो सभी का सेम है। तो इस टाइप का जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। बट अगर मैं एक फील्ड बना लूँ सपोज इस टाइप का, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो आपकी राइट हैंड साइड में क्लोजर हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो वो वीकर है, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस के बीच का गैप यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो देखिए जब यूनिफॉर्म फील्ड में आप किसी डायपोल को रखते हैं, ठीक है, तो मान लो ये मेरा डायपोल है, इट इज़ अलाइंड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मान लो इसका m है और अपना जो फील्ड है वो हमारा b है। तो इस सूरत में इसके ऊपर सिर्फ टॉर्क लगेगा, ओनली टॉर्क, ठीक है। टॉर्क विल बी नॉन जीरो एंड द फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। बट अगर फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि इस केस में है नॉन यूनिफॉर्म, तो इस केस में आपका फोर्स भी लगेगा और आपका टॉर्क भी लगेगा। तो इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो टॉर्क का फॉर्मूला आप +2 स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, ठीक है, इसके लेक्चर्स भी पढ़े हैं, वो देख लें। तो टॉर्क टाउ दिस इज गिवन बाय m क्रॉस b एंड द फोर्स f दिस इज गिवन बाय -m डॉट b। तो इन फार्मूला का यूज़ करके आप टॉर्क एंड मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमने एक एटम को डिस्कस किया, अब हम तो डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखिए हमें तो मटेरियल को डिस्कस करना है और मटेरियल इज समेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा कोई भी मटेरियल है जो कि आपका एटम्स का बना हुआ है, तो मैं इसको इक्विवेलेंट टू असेंबली ऑफ, मैं कह सकता हूँ कोई भी मटेरियल है वो दैट इज असेंबली ऑफ मैग्नेटिक टाइनी मतलब कि छोटे छोटे टाइनी मैग्नेटिक डायपोल्स, ठीक है। तो उन डायपोल्स का जो बिहेवियर होगा उसका जो कलेक्टिव रिजल्ट होता है दैट इज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टाइनी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, उस सब का वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ असेंबली ऑफ द टाइनी मैग्नेटिक डायपोल्स। और उसी तरीके से आपका जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करेगा। तो क्लास इस लेक्चर को एक बार रिकैप कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसमें बेसिकली क्या किया है। इसका ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, इससे अगला जो लेक्चर है वो इसी का एक पार्ट होगा, ठीक है। बड़ी वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो बिहेवियर ऑफ मटेरियल हमने इसमें डिस्कस किया और हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा कि उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है और वो जो एटम्स हैं जिनका मटेरियल बना हुआ है वो खुद किस चीज़ के बने हुए होते हैं। कोलम्बिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो रिवॉल्व करते हैं, करंट बनाते हैं, करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो इस वजह से आप एटम को एक मैग्नेटिक डायपोल कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने पाया कि जो मैटर है वो बहुत सारे एटम्स या असेंबली ऑफ टाइनी मैग्नेटिक डायपोल्स से मिलके बना होता है। और जब ये असेंबली जो है, ये मैटर है, इसको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स या टॉर्क लगता है। यूनिफॉर्म अगर फील्ड है अपना तो उसमें सिर्फ टॉर्क लगेगा, ठीक है। और वो भी तब जब इस मैग्नेटिक डायपोल की अलाइनमेंट बी के अलोंग नहीं होगी, ठीक है, तब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है। और फोर्स तब लगेगा जब आपका फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म
होगा। एंड दीज आर द बेसिक फार्मूला। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगले लेक्चर में इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे। ओके।